हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर रिलेशन और फंक्शंस। और इस क्लास में बच्चों आज ही हमारा पहला क्लास होगा और इस क्लास में हम रिलेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे को समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, देखिए मान लेते हैं बच्चों मेरे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, मेरे पास दो सेट है ए और बी। ठीक, ए बी। ठीक, मान लेते हैं मेरे पास सेट ए में, ठीक है, 3 एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में 2 एलिमेंट है 4 5। ठीक है, हम करते क्या है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो जैसे देखिए, एक का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर एक का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर एक 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारे ऑर्डर पेयर को लिखते हैं। तो क्या क्या होगा, एक का 4 के साथ, फिर फिर एक का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ और फिर 3 का 5 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर पेयर सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ। ठीक है, इन सारे ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा, इन सारे ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा बच्चों, इसे ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और इसे डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी के द्वारा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है बच्चों कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जो लिया जाता है वो सेट ए से लिया जाता है और दूसरा एलिमेंट जो लिया जाता है वो सेट बी से लिया जाता है। तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो होगा वो ऑर्डर पेयर ए बी का सेट होगा, सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो होगा वो ऑर्डर पेयर ए बी का सेट होगा, सच दैट ए जो है वो बिलोंग्स करेगा सेट ए में एंड बी जो है बिलोंग्स करेगा सेट बी में। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा ए बी, सच दैट ए जो है बिलोंग्स करेगा सेट ए में और ये एलिमेंट बी जो है वो बिलोंग्स करेगा सेट बी में। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम रिलेशन में। देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ठीक है, तो अगर कोई सेट आर, इफ आर कोई सेट है और ये सेट कैसा होना चाहिए, तो ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। तो अगर बच्चों कोई सेट आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है, अगर कोई सेट आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो हम लोग कहते हैं कि आर एक रिलेशन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आर एक रिलेशन है ए से बी में। देन वी से आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अगर कोई सेट बच्चों आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आर जो है रिलेशन बन जाता है ए से बी में। तो मतलब रिलेशन बनने के लिए उसे सबसेट होना पड़ेगा ए क्रॉस बी का। और याद रखना है कि ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन कहलाता है ए से बी में। ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट, जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं वो हर एक सबसेट ए से बी में एक रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसी में मान लेते हैं कि आर इक्वल टू, है ना, कोई एक सबसेट ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि 1 4 और 2 5, इसमें 2 ऑर्डर पेयर लिए हैं। तो ये जो ऑर्डर पेयर लिए हम ए क्रॉस बी से ही लिए हैं, तो इसका मतलब यह सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। तो इससे यहाँ पर आर क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया ए से बी में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि रिलेशन बनने के लिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना पड़ेगा। तो कोई भी सबसेट जो ए क्रॉस बी का होगा हम उसे रिलेशन कहेंगे ए से बी में। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हम निकालते हैं कि ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अगर मेरे पास दो सेट ए और बी है तो ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो अभी हम क्या बताएं बच्चों कि टोटल की रिलेशन जो क्या होता है, ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट बन सकता है उतना रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इक्वल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा उतना रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, किसी सेट का टोटल सबसेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का जो टोटल सबसेट बनेगा वो होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी और 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी ये इक्वल होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का फॉर्मूला क्या हो गया 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे अभी जो हम बात किए थे बच्चों कि सेट ए में अगर हम 1 2 3 ये 3 एलिमेंट लेते हैं एंड सेट बी में अगर हम 4 5 ये 2 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया 2। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो कि कितना है 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो कि कितना है 2। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 64 के बराबर। ठीक है, तो अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है सेट बी में 2 एलिमेंट है तो ए से बी में टोटल जो है 64 रिलेशंस पॉसिबल है। ठीक है, अगला है बच्चों कि हम जानते हैं कि ये जो फाई होता है जिसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं ये हर एक सेट का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो है हर एक सेट का एक सबसेट होता है। तो ये जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का भी। ठीक है, सिंस फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है तो ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा। ठीक, और अगर ये फाई ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो अगर हम आर को ले लें फाई के बराबर, तो सिंस फाई सबसेट है ए क्रॉस बी का तो आर भी सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो आर हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि कोई भी सबसेट जो ए क्रॉस बी का हो रिलेशन कहलाएगा ए से बी में। ठीक है, इफ आर इक्वल टू 5 होगा देन आर इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और याद रखना है बच्चों इस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन को नाम दिया गया है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो इस रिलेशन को नाम दिया गया है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों देखिए, नेक्स्ट है बच्चों कि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है कोई सेट खुद का सबसेट होता है तो ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा। ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो सिंस ए क्रॉस बी जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो अगर हम आर को ए क्रॉस बी के बराबर ले लें तो ये सबसेट ए क्रॉस बी का, इसलिए आर आपका ए से बी में एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन होगा, इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इस रिलेशन को नाम दिया है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये था मेरा एम्प्टी रिलेशन। ये कब होगा जब रिलेशन मेरा फाई के बराबर होगा, और यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा जब रिलेशन मेरा ए क्रॉस बी के ही इक्वल हो जाए। ठीक है, और याद रखना है बच्चों कि ये जो दो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन आर इक्वल टू फाई और यूनिवर्सल रिलेशन आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये दोनों रिलेशन उतने ज़्यादा काम का रिलेशन नहीं है,
इसीलिए हम इसे ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। तो सिंस ये रिलेशन उतने यूज का नहीं होता है, इसीलिए हम इसे ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। हम इसके बारे में उतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो रिलेशन आर में अगर बिलोंग्स करता है, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो इस रिलेशन आर में है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि ए एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होता है बी एलिमेंट से, ठीक है। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स करेगा आर में तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है वो रिलेटेड है बी से। इसी तरह से अगर जो है बच्चों कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी, कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन आर में बिलोंग्स नहीं करेगा तो हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट ए जो है वो आर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट ए बी से रिलेटेड तभी होगा जब ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में बिलोंग्स करेगा। अब कोई रिलेशन ए, कोई एलिमेंट ए, ठीक है, एलिमेंट बी के साथ कब रिलेटेड नहीं होगा, जब ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों रिलेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है रिलेशन इन सेट ए। रिलेशन इन सेट ए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों रिलेशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर जो बच्चों आर जो है सबसेट हो जाए ए क्रॉस ए का, मतलब यहाँ पर सेकंड सेट बी ना होकर के अगर हम ए ही ले लें, ठीक है। तो अगर हम दोनों सेट को सेम ले लें और आर कोई सेट ले जो सबसेट हो ए क्रॉस ए का, तब यहाँ पर बच्चों हम आर को बोलेंगे रिलेशन, लेकिन यहाँ पर ए टू ए ना बोल करके हम सिंपल बोलते हैं कि रिलेशन है वो इन ए में। तो अगर दोनों सेट सेम हो जाए और आर उसका सबसेट हो जाए तो भी आप बच्चों आर एक रिलेशन बन जाएगा किसमें, ए में, ठीक है। देन आर इज कॉल्ड रिलेशन इन ए, ठीक है बच्चों। तो रिलेशन इन ए कब बनेगा, जब ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि सेट ए में हम 1, 2 और 3 लिए, ठीक है। आर कोई सबसेट लेंगे तो सबसेट के लिए बच्चों अगर हमें ए क्रॉस ए का सबसेट चाहिए तो आर में जो एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो दोनों कंपोनेंट होगा वो ए से ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं जैसे 1 ले लिए, 1 2 ले लिए, 1 3 ले लिए और मान लेते हैं कि हम 3 2 ले रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि आर का जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है जिसका दोनों कंपोनेंट सेट ए से ही लिया गया है, तो ये सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। और जैसे ये ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि आर एक रिलेशन है इन ए में, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज ए रिलेशन इन सेट ए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन इन सेट ए, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो टाइप है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों हम यहाँ से वो सारा इन सेट ए में रिलेशन होगा, ठीक है। तो ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में, ठीक है। तो कोई रिलेशन आर जो है सेट ए में हो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कब कहेंगे, फॉर ऑल ए जो बिलोंग्स करेगा सेट ए में, इसका रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर ए आर में होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए ए में जिसका रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर आर में ना हो तो हम आर को रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते हैं। जैसे बच्चों देखिए एग्जांपल, मान लेते हैं कि सेट ए मेरे पास 1 2 और 3 है। तो ये रिलेशन जो है बच्चों हम आर रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना हो तो क्या करना पड़ेगा कि जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए। तो सिंस 1 ए में है तो 1 1 का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए। 2 ए में है तो 2 2 का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर 2 2 आर में होना चाहिए। 3 ए में है तो 3 का जो रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर होगा 3 3 वो आर में होना चाहिए। इतना मिनिमम कंडीशन से बच्चों, इतना तो होना ही चाहिए।
इसके अलावा कुछ हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो भी गया तो भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं भी हुआ ना, सिर्फ इतना भी रहा तो भी हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अब बोलिएगा कि हम इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स को ले लेंगे, तो बस ये शर्त है कि इतना होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जो सेट ए में हो ए होना चाहिए आर में। इसके अलावा कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हम एक सेकंड प्लेस में डिफाइन करें कि 1 1 1 इसमें है तो 1 1 होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 2 होना चाहिए, 3 इसमें है तो 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कुछ और भी एलिमेंट्स को ऐड कर लें, ठीक है, जैसे हम इसमें 1 2 3 2, ठीक है 1 3 1 3 या 2 3, तो अगर हम इसके अलावा इतने के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स को ऐड कर लें, फिर भी ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए बस इतना ही शर्त है कि जो भी एलिमेंट्स सेट ए में है उस एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर, हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर सेट आर में होना चाहिए। तो ये भी एक क्या होगा बच्चों, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तो ये था बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। अगला रिलेशन है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, टाइप 2 हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए भी जो आर को रिलेशन होना पड़ेगा उसको सेट ए में होना पड़ेगा। तो इस रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक कब होगा, जब आर में जो भी ऑर्डर पेयर है उसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी आर में हो। हर एक ऑर्डर पेयर जो आर में है उसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। तो ए रिलेशन आर इन सेट ए को नाम दिया गया है सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल ए बी जो बिलोंग्स करेगा आर में, तो हर एक ए बी ऑर्डर पेयर ए बी जो आर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है, तो ये बी ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो बी ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो हम कोई रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी जो आर में बिलोंग्स करेगा। तो हर एक ए बी जो आर में बिलोंग्स करेगा उसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर, देखिए ए बी का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर होता है बी ए, तो हर एक ऑर्डर पेयर जो सेट आर में हो उसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर आर में हो। ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि आर सिमेट्रिक है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया आर में जिसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर आर में प्रेजेंट ना हो तो हम क्या बोलेंगे, आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे एग्जांपल बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें एक सेट ए को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि सेट ए 1 2 3 है। अब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ए में लिए हैं 1 2, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए इस ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। तो 1 2 का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर क्या होगा बच्चों, 2 1, तो 2 1 आर में होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं इसमें 2 3, तो इसका जो सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर है 3 2 वो भी इसमें होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर क्या हुआ 3 2, ये भी इसमें होना चाहिए। अगर हम एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 3 3, तो इसका जो सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर होगा तो 3 3 का क्या होगा, 3 3 ही होगा, तो वो तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर है तो वो खुद में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर खुद में सिमेट्रिक होता है। तो ये बस ऐसे ही रहेगा, इसका इस ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर ही होता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर ये वाला है, इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर ये वाला है और इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर ये वाला है। इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर ये वाला है और इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर ये वाला है। ए बी का सिमेट्रिक होता है बी ए का सिमेट्रिक होता है ए बी। तो इसका सिमेट्रिक ये वाला, इसका सिमेट्रिक ये वाला, और ये आपस में खुद में सिमेट्रिक हैं। 3 3 का सिमेट्रिक 3 3 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि आर में जितने भी ऑर्डर पेयर है हर एक ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी आर में प्रेजेंट है। ऐसा होने पर हम क्या बोलते हैं कि जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक है। तो इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हमें बच्चों सेट आर में एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जिसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर आर में प्रेजेंट ना हो तो हम क्या बोलेंगे कि आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है,
अगला आते हैं बच्चों हम ट्रांजिटिव रिलेशन में। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए कोई रिलेशन कब ट्रांजिटिव होता है, तो कोई रिलेशन जो सेट आर में होगा, जो सेट ए में होगा वो ट्रांजिटिव होगा, है ना। ए रिलेशन आर जो सेट ए में होगा वो ट्रांजिटिव होगा। कब होगा, अगर उस रिलेशन का हर एक ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन का हर एक ऑर्डर पेयर क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो ए रिलेशन आर इन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, ठीक है। तो कोई रिलेशन आर जो सेट ए में होगा हम उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। कब होगा, तो कब होगा बच्चों, अगर इसका हर एक ऑर्डर पेयर, ठीक है, इफ ईच ऑर्डर पेयर, इफ ईच ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इज ट्रांजिटिव। तो हर एक ऑर्डर पेयर जो सेट आर में होगा, जो रिलेशन आर में होगा, हर एक ऑर्डर पेयर जो रिलेशन आर में होगा वो ट्रांजिटिव होना है, ठीक है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जो सेट आर में है बट वो ट्रांजिटिव नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम जानते हैं, तो ऐसे हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई ऑर्डर पेयर जो सेट आर में है वो कब ट्रांजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज़ को, तो नोट में हम इसे लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन ऑर्डर पेयर ए बी जो आर में बिलोंग्स करेगा, कोई ऑर्डर पेयर ए बी जो आर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है, ये कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इफ इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ऑर्डर पेयर बच्चों कब ट्रांजिटिव नहीं होता है ये जानना जरूरी है कि कोई ऑर्डर पेयर जो सेट आर में बिलोंग्स करेगा वो कब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, इफ, ठीक है, अगर हमें बी से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर पेयर आर में मिल जाए, इफ बी सी बिलोंग्स कर जाए आर में, हमें ऐसा एक ऑर्डर पेयर मिले जो बी से स्टार्ट हो, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट बी हो, बट ऑर्डर पेयर ए सी जो है, बट ऑर्डर पेयर ए सी वो बिलोंग्स नहीं करे आर में, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है कब, जब उसका एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो ट्रांजिटिव ना हो। अब कोई ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव नहीं होता है बस एक केस में, कौन से केस में, तो कोई ऑर्डर पेयर ए भी जो आर में बिलोंग्स करेगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कब, अगर हमें ए बी आर में तो मिले और बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर बी सी भी आर में मिल जाए बट ए सी आर में ना मिले, बट ए सी आर में ना मिले। तो ए बी अगर आर में मिल गया, बी सी आर में मिल गया और ए सी आर में ना मिले तो ही बस ये सिंगल केस है जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्डर पेयर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर पेयर, तो अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिर्फ इस वाला केस में बच्चों कि ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। कब नहीं होता है, ऑर्डर पेयर ए बी आर में मिले, ऑर्डर पेयर बी सी आर में मिले बट ऑर्डर पेयर ए सी आर में नहीं मिले। बाकी हर एक केस में ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव होगा, और अगर सारा ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव हो गया तो रिलेशन क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव। एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जो ट्रांजिटिव ना हो तो रिलेशन क्या होता है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि कोई ऑर्डर पेयर, ठीक है, कोई ऑर्डर पेयर जो आर में बिलोंग्स करेगा कब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर भी आर में हो बट ए सी ऑर्डर पेयर आर में ना हो तो ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है ये होता है नॉट ट्रांजिटिव, ये होता है आपका है नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब सवाल है कि ट्रांजिटिव कब होगा, जब इस केस को छोड़ के बाकी हर एक केस में बच्चों ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव होता है। तो अगर हमें ट्रांजिटिव शो करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो अगर हमें दिखाना हो कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो उसका हर एक ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम किस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो उसका हर एक ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव होने के लिए तो ऑर्डर पेयर ए बी जो है
इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कोई ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो ट्रांजिटिव होगा बच्चों। तो दो केस में, सिर्फ ये वाला केस में ट्रांजिटिव नहीं होता है, बाकी हर एक केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव होता है। तो ऑर्डर पेयर ए बी जो है ट्रांजिटिव होता है कब, तो पहला केस है कि ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, बट एंड ऑर्डर पेयर ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो अगर ए बी आर, ठीक है, कोई ऑर्डर पेयर ए बी जो बिलोंग्स करेगा आर में, वो ट्रांजिटिव कब होगा, जब ऑर्डर पेयर बी सी भी आर में हो और ए सी भी आर में हो। ए बी तो आर में हो तो बी सी भी आर में मिल जाए और ए सी भी आर में मिल जाए, तो ये ऑर्डर पेयर ए बी ट्रांजिटिव हो जाता है। कब ट्रांजिटिव नहीं होता है, ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, ए सी आर में ना हो, केवल इस केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, ए सी आर में हो जाए तो ट्रांजिटिव हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ए बी आर में हो बट कोई ऑर्डर पेयर ऐसा मिले ही नहीं आर में जो बी से स्टार्ट हो रहा हो। देखिए, अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है, अब बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर भी आर में है, तो ए सी आर में हुआ तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ए सी आर में नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए बी आर में हो लेकिन हमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मिले ही ना आर में जो बी से स्टार्ट हो रहा हो, तो भी आपका ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है। तो बी सी जो है, बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर वो आर में हो ही ना, ठीक है, तो भी बच्चों क्या होता है कि ऑर्डर पेयर ए बी जो है इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है कि ऑर्डर पेयर ए बी को अगर ट्रांजिटिव शो करना हो तो हम दो मेथड से इसे शो कर सकते हैं। क्या हम दिखा देंगे कि ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी भी आर में है, या नहीं तो हम दिखाएंगे कि ए बी तो आर में है बट कोई ऑर्डर पेयर जो बी से शुरू हो रहा हो वो आर में है ही नहीं। उस केस में भी ऑर्डर पेयर ए बी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन जो सेट आर में हो, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब हम उस रिलेशन को बोलते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिलेशन इन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ आर इज नंबर वन reflexive, number two symmetric and number three transitive, ठीक है। तो कोई रिलेशन जो सेट, ठीक है, कोई रिलेशन आर इन ए, कोई रिलेशन आर जो है होगा बच्चों सेट ए में, उसे हम कहेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कब, जब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। आर क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। जैसे बच्चों देखिए एग्जांपल लेते हैं एक, हम मान लेते हैं कि एक सेट हो गया मेरे पास 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमें कोई इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होने का शर्त बताए थे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो मिनिमम सिर्फ रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर 1 ए में है तो 1 1 को आर में होना पड़ेगा, 2 ए में है तो ऑर्डर पेयर 2 2 को आर में होना पड़ेगा, और 3 का जो रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर होगा 3 3 वो भी आर में होना पड़ेगा। तो इससे मेरा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों सिर्फ हम इतना लेते हैं तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर खुद में सिमेट्रिक भी होता है, खुद में ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये सारा ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव आपका ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। तो सिर्फ इतना को अगर हम लें तो भी ये रिलेशन क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर जो है सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम चाहेंगे कुछ और एग्जाम्पल लें, तो मान लेते हैं कि हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 3 ऑर्डर पेयर तो इसमें होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर आर में रहेगा, तभी आपका आर रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि 1 1 आर में है, 2 2 भी आर में है, 3 3 भी आर में है। इसके अलावा बच्चों मान लेते हैं कि हम 1 2 आर में है। अगर 1 2 आर में है तो इसे रिफ्लेक्सिव इसे सिमेट्रिक होने के लिए इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर क्या होगा, 1 2 का ऑर्डर पेयर होगा 2 1, इसे भी आर में होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये है। अब अगर हम इसे चेक करें बच्चों तो देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं
हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर आर में है, 1 2 3 का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर आर में है, तो आर रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अच्छा, हम क्या बताए थे बच्चों कि जो रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर होता है वो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये 3 ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। हमें केवल चेक करना है कि ये 2 ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, 1 2 का सिमेट्रिक क्या होता है, 2 1, तो 1 2 सिमेट्रिक है। और 2 1 का सिमेट्रिक क्या होता है, 2 1 का सिमेट्रिक होता है 1 2, ये भी आर में है, ठीक है। तो ये 1 2 भी सिमेट्रिक हो गया, 2 1 भी सिमेट्रिक हो गया, बाकी सब तो सिमेट्रिक होता है, ये तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 2 आर में है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 2 1 आर में है, तो 1 1 आर में होना चाहिए, 1 1 आर में है। तो इससे क्या हो गया कि ये ऑर्डर पेयर मेरा ट्रांजिटिव हो गया। अब अगर हम इसे चेक करें तो 2 1 आर में है, और 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, 1 2 आर में है, तो 2 2 आर में होना चाहिए, तो 2 2 आर में है। तो ये ऑर्डर पेयर भी मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर है सारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कोई रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, उस रिलेशन को सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, उस रिलेशन को ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेट ए में, जिस पे आर डिफाइन किया हुआ है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर आर में हो, तो आर रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब होगा, जब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है हर एक का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव कब होगा, जब रिलेशन का हर एक ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव हो, तो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए बच्चों हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, एंड कोई मेरे पास एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में बिलोंग्स करे। तो मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चे, 2 चीज़, एक आर होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए में, और कोई एलिमेंट ए होना चाहिए जो सेट ए में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों कि अगर हम ए को इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए। तो इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। और ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है सेट, ठीक है। किसका सेट, तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए एक्स, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए एक्स, ठीक है, सॉरी। तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स का सेट, एक्स का सेट, सेट ऑफ एक्स। कैसा एक्स होगा, सच दैट एक्स जो है रिलेटेड होना चाहिए ए से, ठीक है। एक्स जो है रिलेटेड होना चाहिए ए से। तो वैसा एक्स का सेट जो ए से रिलेटेड हो वो ए के इक्विवेलेंस क्लास में आएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बच्चों कि अगर एक्स रिलेटेड होगा ए से तो ऑर्डर पेयर एक्स से कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, आर में। तो ये ऑर्डर पेयर एक्स से का सेट होगा, सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स से कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, आर में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो है ऑर्डर पेयर एक्स से का सेट होता है, ऐसा कि एक्स से कहाँ बिलोंग्स करे, आर में, ठीक है। तो अब हम बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास को, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए सेट ए में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हम एक सेट ए को डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इसे रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। तो 1 है इसमें तो 1 1 लेना पड़ेगा, 2 है तो 2 2 भी लेना पड़ेगा, 3 है तो 3 3 भी लेना पड़ेगा, 4 है 4 4 भी, और 5 है तो 5 5 भी। इसके अलावा मान लेते हैं कि हम इसमें 1 2 ले लेते हैं, तो 1 2 का 2 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक होने के लिए। और मान लेते हैं कि 4 5 है तो 4 5 है तो 5 4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सिंस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर आर में है तो आर रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक होने के लिए आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं हर एक ऑर्डर पेयर को सिमेट्रिक होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव होने के लिए आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं हर एक ऑर्डर पेयर को ट्रांजिटिव होना पड़ेगा।
अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर होता है वो खुद में सिमेट्रिक होता है, खुद में ट्रांजिटिव होता है, तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। हम बस इतने सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। हम इन सबको चेक नहीं करेंगे, हम बस ये 4 एलिमेंट को चेक करेंगे। अब देखिए 1 2 का सिमेट्रिक 2 1, 2 1 का सिमेट्रिक 1 2, तो मतलब दोनों एलिमेंट सिमेट्रिक है, दोनों ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक है। 4 5 का सिमेट्रिक 5 4, 5 4 का सिमेट्रिक 4 5, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, सिमेट्रिक है। तो मतलब हर एक ऑर्डर पेयर जो आर में है वो सिमेट्रिक है, तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी आर में है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला ये तो नहीं है, ये वाला है 2 1 आर में है, तो 1 1 अगर आर में हुआ तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो नहीं ट्रांजिटिव। तो 1 1 देखिए आर में है, तो ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव हो गया। इस तरह से 2 1 आर में है, 1 2 आर में है, तो 2 2 भी आर में है, तो ये भी ट्रांजिटिव। 4 5 आर में है, 5 4 आर में है, तो 4 4 आर में होना चाहिए, है, तो ये ट्रांजिटिव। और 5 4 आर में है, 4 5 आर में है, तो 5 5 आर में होना चाहिए, है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर है सारा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, तो मेरा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। सारा ट्रांजिटिव है, रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है बच्चों वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इन सेट ए में। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो है ऐसा एलिमेंट का सेट होगा जो रिलेटेड हो 1 से। इसका मतलब x1 कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, R में। तो हम खोजेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर पेयर जिसका सेकंड कंपोनेंट 1 हो, खोजिए। तो सेकंड कंपोनेंट 1 वाला जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो हमें एक ये मिलेगा, और हमें मिलेगा एक ये वाला, ये 2 ऑर्डर पेयर मिला। तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा वही हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट है 1 और फर्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में क्या बच्चों, 2 एलिमेंट आया 1 2। अब देखिए बच्चों, किसी एक एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास सेम आता है। जैसे अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास में 1 2 आया तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगा। आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालें तो आपको 1 2 ही मिलेगा। कैसे, देखिए अगर हम 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालें तो क्या होगा, ऐसा एलिमेंट का सेट जो रिलेटेड होगा 2 से, इसका मतलब x2 R में होना चाहिए। खोजिए, जिसका ऑर्डर पर इसका सेकंड कंपोनेंट 2 हो, सेकंड कंपोनेंट 2 एक तो ये वाला मिला, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 देखिए इसमें है, फिर सेकंड कंपोनेंट 2 ये वाला मिला, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 इसमें है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में 1 2 2 एलिमेंट है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स रहेगा हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास यही रहेगा, ठीक है। तो 1 का हो गया, 2 का हो गया। इक्विवेलेंस क्लास को अगर हम 3 निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, हमें x3 R में होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर x3 R में होना चाहिए, मतलब ऑर्डर पेयर x3 R में होगा। तो हम खोजेंगे जिसका सेकंड कंपोनेंट 3 होगा। देखिए एक तो ये वाला मिला, तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या है 3, और क्या मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट 3 का बस एक ही को मिला, इसका तो सिर्फ यही रहेगा। फिर तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 निकाले तो इसका सेकंड कंपोनेंट 4 होगा, एक ये वाला मिला 4 है फर्स्ट कंपोनेंट, और एक ये वाला मिला, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 5 है। अब क्या देख रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में 4 और 5 भी आ रहा है, तो 4 का तो हम ले ही लिए, 5 का भी जो होगा यही होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 भी होगा आपको यही होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 4 5 सारा निकल गया। तो ये होता है बच्चों इक्विवेलेंस क्लास। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें केवल 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास मिला, यहाँ पर हमें केवल 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास मिला। अब देखिएगा बच्चों, इस रिलेशन में किसी एक इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारा एलिमेंट्स आपस में होते रिलेटेड। मतलब जैसे 1 जो है 1 से रिलेटेड होगा और 1 1 R में होगा, 2 जो है 2 से रिलेटेड होगा 2 2 R में होगा, 1 2 से होगा रिलेटेड मतलब 1 2 R में होगा, 2 1 से होगा रिलेटेड 2 1 भी R में होगा। इस तरह से 4 5 R में होगा, 5 4 R में होगा, 4 4 R में होगा, 5 5 R में होगा, यहाँ पर केवल 3 3 R में होगा। तो किसी एक इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। फिर क्या रखना है बच्चों कि कोई भी 2 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट्स वो आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे ये इन दोनों का बात करें या इन दोनों का बात करें तो इसका कोई भी एलिमेंट 1 4 जो है देखिएगा कभी आपको नहीं मिलेगा, इसमें 1 5 नहीं मिलेगा, 2 4 नहीं मिलेगा, 2 5 नहीं मिलेगा, 4 4 नहीं मिलेगा, 5 2 नहीं मिलेगा। तो 2 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट कभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होता है। और किसी एक इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा नोट में। पहला बात क्या है बच्चों कि each element of an equivalence class is related to each other, ठीक है।
तो ईच एलिमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास जो है रिलेटेड होता है एक दूसरे से। और दूसरा बच्चों, नो एलिमेंट ऑफ वन इक्विवेलेंस क्लास is related to any element of other different equivalence class। ठीक है, तो ये दो बात बच्चों नोट में याद रखिएगा कि किसी एक इक्विवेलेंस क्लास में जितना भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, और कोई भी दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स कोई भी आपस में रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों रिलेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस सारे को हम आज इस क्लास में कवर किए हैं। अगली क्लास से बच्चों हम एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।